हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सेकंड लेक्चर रे ऑप्टिक्स। ओके, इसमें आज हम जितना भी रे ऑप्टिक्स है कोशिश करेंगे सभी कवर कर लें। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने किया था, स्फेरिकल बॉडी के लिए। अभी आज जो हम शुरू करेंगे वो है लेंस। तो लेंस क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है इसलिए हम ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्टली चलना है। तो डोंट वरी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम फुल्ली सोल्व करेंगे, बाकी जो कम इम्पोर्टेंट है उनको हम एक हल्का सा रिवीजन देंगे। ओके, चलिए। लेंस के बारे में सभी को पता है। लेंस हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। आप लिखते हैं मैंने 2 टाइप। सभी को पता है कि कौन सा होता है? पहला कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कॉनकेव। ठीक है, जो इसकी फोकल लेंथ होती है ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी जो कॉनकेव लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज -v। ये बात हमें पता है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। और मैं इसका साथ ही सिंबल भी बना देता हूँ बाकी सभी को। ये कॉन्वेक्स का है और यहाँ पे हम बनाते हैं ये कॉनकेव का। ठीक है, अब इससे हमें कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं। अभी हम क्योंकि लेंस जो मेकर फॉर्मूला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला करने वाले हैं। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं हेडिंग बना देता हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, तो ये हमने बना दिया हेडिंग। तो उसके बाद साइन कन्वेंशन सभी को याद होंगे, तो इसलिए मैं एक छोटा सा साइन कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं दूंगा। यहाँ पे जो लेंस हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं निकालना चाह रहा हूँ। और कॉन्वेक्स लेंस ये कई बार आया है एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। ओके, दूसरा इसमें जो हमारा लेंस होता है इसमें मैं अच्छा सा बनाता हूँ डायग्राम। ठीक है, ओके, तो जो लेंस है मैं इसमें थिक लेंस बनाऊंगा। जैसा कि जो अंदर का मीडियम है उसे मैं N2 कहता हूँ और जो बाहर मीडियम है उसे N1 कहता हूँ, और इधर भी N1 है। ठीक है, ये मैंने 2 मीडियम इसमें बनाए। और इसमें एक दूसरी कंडीशन जो है वो याद रखने की है, वो इसमें हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो लेंगे, इसको मैं इधर से भी दूर करता हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कि ये ध्यान तो रहेगा आप लोगों को कि यहाँ पे ये N1 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ये मेरा C1 है। यहाँ पे इसका मान लो कि यहाँ पे फ्रंट है, जो सबसे पहले रे टकराएगी वो इस फ्रंट से टकराएगी। इसको मैं P1 पॉल भी कह सकता हूँ कि P1 साइड है, और इसको दूसरी वाली जो साइड है P2। और ये जो हमें दिख रही है एक लंबी सी लाइन जो दिख रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लेंस का मीडियम है वो N2 है, जो कि ग्रेटर देन है N1 से। ये भी यहाँ पे कंडीशन है N1 लेस देन N2। ठीक है, चलो, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे C1 हो गया और यहाँ पे भी एक C2, और इनके बीच में जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और सेंटर मान लो यहाँ पे C है, सेंटर से C1 तक की जो डिस्टेंस है वो R है। और उसके बाद ये जो लास्ट में मैंने लगाया पॉइंट, ये मेरा O है, मतलब ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये जो डिस्टेंस बनेगी वो हमेशा U बनेगी, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, चलो,
उसके बाद एक नॉर्मल मैं डाल देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल डाल देंगे। सॉरी, यहाँ पे ये उल्टा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रंट का ये था तो इसके इधर से कर्वेचर बनेगी अपोजिट साइड। तो मैं नाम चेंज थोड़ा सा, मैं ये 1 करता हूँ और इसको मैं 2 करता हूँ, ये 2 होगा, ये 1। और यहाँ पे जो R1 है, R1 ये R2 होगी क्योंकि इस साइड में है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो हमारी बनेगी वो बनेगी कितनी, R1, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ से रे चली और रे जाने के बाद यहाँ पे टकराई, यहाँ पे नॉर्मल होता है हमारा जो C1 पर जाकर मिलता है। अब उसको क्या करना है, पेन थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मिला इस पर। अगर ये फर्स्ट सरफेस वर्क कर रही होती तो मेरा जो इमेज बनती वो कहाँ बनती, तो मेरी इमेज लगभग कहीं यहाँ कहीं बनती। इसको मैं मान लेता हूँ I1, ठीक है। अब मान लो कि मेरी सेकंड जो सरफेस है, जो P2 साइड है, वो भी वर्क कर रही है। अगर मेरी वो सेकंड साइड वर्क कर रही है, मैं इसको जो लेंथ था इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जब सबसे पहले जो रे आई थी वो किससे टकराई थी, फर्स्ट सरफेस से टकराई थी, देन सेकंड सरफेस से टकराई, देन उसका जो भी इमेज है वो हमें दिखती है, फाइनल इमेज जिसको हम बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो सेकंड सरफेस है वो भी वर्क करती है और उसके लिए जो नॉर्मल है वो यहाँ से बनता है, ठीक। और ये रे ऐसे करके इनके सेंटर पर कहीं यहाँ बन जाती है, मतलब ये जो इमेज बनेगी वो आई बनेगी। अब जो फाइनल इमेज बनी उसको हम क्या कहेंगे, वी कहेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें हमें एक्सप्रेशन किस टाइप से लेना है, जिससे पहले लेक्चर में हमने किया था, बिल्कुल उसी का सहारा लेंगे। क्योंकि हमारे पास में एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि डेंसर है और बाहर एक रेयर मीडियम है, यही सेम कंडीशन उसके लिए भी थी। तो हम क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर किस में रखा हो, रेयर में रखा हो, तब तो हमारा जो रिलेशन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में N1/U माइनस प्लस N2/V इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया। और जो हमारा जो इमेज बनी पहली सरफेस के लिए वो दूसरे सरफेस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी N2 U और उसके बाद प्लस लगाएंगे N1 और उसके बाद अपॉन में V इक्वल टू N1 माइनस N2 और यहाँ अपॉन में R2, इसे क्वेश्चन नंबर 2 करें। अब जो हमारे U और V हैं वो हमारी सेंटर से डिस्टेंस थी और इमेज जो हमारी बनी थी वो P से बनी थी, ओके। तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो P1 और C है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये P1C है और ये मान लो कि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है और ये बिल्कुल इक्वल मानी जाती है। ऐसे मैं मान लेता हूँ, चाहे मैं P से डिस्टेंस ले रहा हूँ, चाहे मैं P1 से ले रहा हूँ या C से लूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके कारण से हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो P1 अप्रोक्स C हो जाएगा और इधर C अप्रोक्स P2।
तो जो भी हमारी डिस्टेंस है P1 से वो C से मेज़र करेंगे O तक की, तो वो U होगी। तो इनको एक रिलेशन है जो हम लिखते हैं, P1O हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में जितनी भी इमेज बनती है हमारी कैसी रहती है, निगेटिव, और राइट साइड में जो भी बनती है वो हमारी पॉजिटिव बनती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी, क्या करेंगे कि N2 तो हम ऐसे ही रखेंगे, U को भी ऐसे ही रखेंगे, N1 को भी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे N2 माइनस N1 था, तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो N2 माइनस N1 होगा, और यहाँ पे R2 माइनस का ले लिया, ठीक है। तो अब जो हमें इक्वेशन मिली है इसको यूज करते हैं, को 3 लेते हैं और ये ऐड करते हैं, इक्वेशन हम ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करते हैं, देखो इक्वेशन 3 को ध्यान से रखना और इक्वेशन नंबर 1 को भी देख लिया आपने, ठीक है। N1 U प्लस N2 V इक्वल टू और हाँ, एक छोटी सी रहेगी, इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले वाले के लिए जो इमेज बनेगी उसको मैं मानता हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने माना ही नहीं, ये जो इमेज बनती है वो डैश मान लो या V1 मानते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे V1 मानो, और ये जो बनती थी इसको मानते हैं वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वर्क करती है तो इसको भी V1 मानेंगे, ठीक है। अब ये आएगा सही, ठीक है। और अब बस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे मेरा V1 था। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो हटा देंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे हम लेंगे माइनस N2 बाई V1, और यहाँ पे V1 था, ठीक है। अब उसके बाद प्लस N1 बाई V, यह मेरा माइनस का रह गया। अभी इक्वल टू लेंगे, और वहाँ से मुझे जो दिख रहा है N2 माइनस N1 कॉमन है, और अंदर मुझे मिलेगा R1 माइनस 1 बाई R2। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। उसके बाद आप ध्यान से अगर देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे भी N1 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे N1 कॉमन ले लिया, अंदर मेरे को मिला 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू, और यहाँ से मैं N1 को कॉमन लेता हूँ, तो मेरा N1 यहाँ पे भी कॉमन आएगा, तो N2 बाई N1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और जो ये हमने N1 कॉमन लिया था तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और मुझे जो मिलेगा इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई U लिखो पहले या 1 बाई V लिखो, तो इससे कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। तो माइनस का U प्लस 1 बाई V इक्वल टू हमें जो मिलता है, जो N1 N2 बाई N1 है, N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 के रेस्पेक्ट में,
तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली n-1 मीन्स जो हमने ग्लास मिला हुआ है, जो जिस मटेरियल का हमने लेंस यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, और यहाँ पे R1 माइनस R2 जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बस अपना फॉर्मूला आ गया। तो मैं यहाँ पे कलर से दूसरे से लिखता हूँ, ग्रीन से। तो 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इसमें दो बातें होंगी हमारी। तो ये मैंने कॉन्वेक्स के लिए किया है, कॉनकेव का भी इसी तरीके से होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है। जो n है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और R1 R2 जो हमें मिले हैं, R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसको अप्लाई हम करते हैं। मान ले जाए कि हमारे जो R1 और R2 है दोनों इक्वल हो जाए। मान लो कि हमारा जो R1 और R2 है वो इक्वल हो जाए। अगर हमारे R1 और R2 इक्वल होंगे तो जो f होगी वो इन्फिनिटी होगी, जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो इन्फिनिटी होगी। कैसे? देखो ज़रा, 1/f इक्वल टू n-1, और यहाँ से मुझे मिलेगा 1/r माइनस 1/r। तो 1/r मतलब 1/r सेम वैल्यू कट, तो मतलब जीरो की संख्या में जीरो मल्टीप्लाई से करते हैं तो हमें मिलता है 0, और f की वैल्यू निकालनी है, और f की वैल्यू को निकालेंगे तो 1/0, और 0 से मतलब बना f क्या मिला, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी, जब अगर हमारी R1 R2 इक्वल होती है। ओके, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। तो V कहाँ बनेगी? F पर बनेगी। अगर V और F पर बनेगी तो क्या होगा, दोनों फॉर्मूले में रखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f ये मैंने रखा 1 कितना, 0 सॉरी इन्फिनिटी, और प्लस 1/v। अभी क्या करना है इसका कि ये तो 0 हो गया, उधर जाके प्लस का होगा, तो 1/v की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/f मिलेगी। 1 इक्वल टू 1/f। बाकी इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और यहाँ से हम कुछ जो भी कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इमेज फॉर्म करना सभी को आता होगा, तो इसलिए मैं इमेज फॉर्म करना भी नहीं सिखा रहा हूँ। 10th इसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से हम लेंस की जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं, जिससे कि
इमेज फॉर्म्ड कैसे होती है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो हम करेंगे वो थिन लाइन्स फॉर्मूला करेंगे। इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, बस उसके थोड़ा सा रिवीजन टाइप में दूंगा। ओके, थिन लाइन्स फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जो थिन लाइन्स फॉर्मूला होता है, ये भी कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए, सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला हम लिखेंगे जो कि हमने पीछे भी फॉर्मूला यूज़ किया है, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस का, और यहाँ पे 1/v लेते हैं। ये फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़ा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। प्रूफ करने के लिए कभी कभी आ जाता है, पर क्योंकि इस बार 35 नंबर का पेपर है तो इसके लिए इसके चांस थोड़े से कम है। बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को याद करेंगे। ठीक है, जो इसमें क्या रहता है, चाहे लेंस कोई भी हो, सबके लिए ये होता है, चाहे रियल इमेज बनी हो कैसी बनी हो। उसके बाद आता है यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या है कि कोई लेंथ कितना मैग्नीफाई इमेज को कर सकता है, इमेज का मैग्नीफिकेशन कितना, कैसे, इसको हम m से नोट करते हैं। और ये सभी को याद होगा I अपॉन में O रहता है। बाकी इसके लिए साइन कन्वेंशन में बताऊंगा, तो वहाँ से हम देखेंगे v/u या h-h, ये भी इक्वल होता है m के, जहाँ पे जो h' है वो हाइट ऑफ इमेज है और h जो है वो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात हमें पता है, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। कभी भी या यूँ कह लें कि अगर हमें यूवी के टर्म में ये फॉर्मूला लगाना हो तो मैं फॉर्मूले से भी रिवाइज भी करा दूँ साथ साथ में। तो क्या करेंगे, अगर हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना हो और हमें यू की और एफ की वैल्यू पता हो, तब हम एम कैसे निकालें। एम निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला u प्लस एफ। जब हमें u और f पता हो तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, जब हमें क्या पता हो, केवल v और f पता हो, तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिसको आप उल्टा कर देते हैं, f माइनस वी अपॉन में f। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है पावर, हम कैसे फाइंड आउट करें। दूसरी समस्या थी भाई पावर कैसे फाइंड आउट करनी है। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है 1/f। ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और जो यहाँ पे f है वो हमें किस में मिलेगी, मीटर में। f अगर मीटर में है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सेंटीमीटर में है, कौन, जो फोकल लेंथ दे रखी है हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मतलब 100/f सेंटीमीटर में। ओके, तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर होती है, डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे RE डायोप्टर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कि जो मैं नेक्स्ट फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है।
और ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आज हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाकी जो 10th से रिलेटेड हैं उनको हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों को वो आता होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। अब क्या हो कि हमारे पास दो लेंस हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो दोनों, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे एक कॉन्वेक्स हो चाहे दूसरा कॉन्वेक्स हो। ठीक है, चाहे अपोजिट लेंस हो चाहे सेम लेंस हो, किसी प्रकार से कोई भी लेंस हो, तो उनको हम कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हमें कुछ एक रिलेशन निकालना है। तो कैसे हम रिलेशन निकाल लेंगे? कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के लिए भी और वैसे भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये मतलब अच्छा है एग्ज़ाम से, तो लगभग चांस होते हैं कि आए, शायद इस बार भी आ जाए, कई बार एग्ज़ाम में आ रखा है। ठीक है, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस लिया जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 हैं। लेट अस कंसीडर द टू थिन लेंस हैव द फोकल लेंथ f1 एंड f2। ठीक है, क्या मान लिया, f1 एंड f2। अभी हम क्या करेंगे, दो लेंस हमने ले ली, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, उसके बाद ये दो लेंस मैंने बनाए। देखो लेंस की जो शेप है थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, पर डोंट वरी, डायग्राम पे मत जाएं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ओके, तो मैंने दो थिन लेंस लिए हैं जिनकी फोकल लेंथ एक की f1 है और सेकंड की जो फोकल लेंथ है वो f2 है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट को लिया है। ठीक है, यहाँ से जब मैं सोचूं कि मेरा पहला लेंस एक ही लेंस होता तो फर्स्ट लेंस सी होता, या मैं फर्स्ट लेंस को कंसीडर करूं और सेकंड लेंस को कंसीडर ना करूं, तब मेरी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनती, यहाँ बनती, मतलब I1 पे बनती, और मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ V1। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि जो मेरा सेकंड लेंस है वो भी वर्क कर रहा है, तब उसके कारण से जो मेरी इमेज बनती वो कहाँ बनती, कुछ पहले बनती, जिसको मैं I कहूँ और उसको मैं V डिस्टेंस बोलता हूँ, और यहाँ से इनके सेंटर से दोनों लेंस के ये O मतलब ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से U मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं पेन को चेंज करता हूँ। अब क्या है कि सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है, ये बिल्कुल लेंस मेकर फॉर्मूले की तरह ही है कि हमारे पास में दो लेंस हैं, एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। जब पहला काम कर रहा है तब क्या, तो उसके कारण से जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, मतलब जो हमारी I1 है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ट्रीट करेंगे हमसे। तो जनरली हम एक सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, तो लिखते हैं 1/f1 इक्वल टू -1/u प्लस 1/v1। उसके बाद हम सेकंड फार्मूला सेकंड लिखेंगे लेंस के लिए, इस इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज मेरी V पे बनी, इस इक्वेशन नंबर 2 मैंने बोल दिया। अब मुझे दिख रहा है कि मैं अगर ऐड कर दूँ दोनों इक्वेशन को तो कैसा रहेगा, तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 1। अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है, क्या मिलेगा भाई, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, मैं कोई यहाँ पे 1/u प्लस 1/v1 प्लस क्या माइनस है 1/v1 प्लस 1/v। ओके, 1/v1 1/v1 कट, तो जो मुझे मिलता है 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/u माइनस का और प्लस यहाँ पे 1/v। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो मिला है
तो ये हमें जो मिला है वो क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि ये तो फॉर्मूला है हमारा, ये तो एफ इक्वल टू है 1/f=1/f1 प्लस 1/f2 में लिख दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा इस पर गौर दें कि अगर मैं 2 लेंथ लिए थे तो मुझे 1/f1 प्लस 1/f2 मिला। ओके, अगर मैं इसकी टोटल फोकल लेंथ निकालूं तो मुझे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और तब ये करना पड़ेगा। तो मैं एक बार एलसीएम लेके भी दिखा रहा हूँ। वन बाई एफ वन एफ इक्वल टू F1 F2 F1 प्लस F2। तो जो मैं F की वैल्यू निकाल लूँगा, इसको मैं कैपिटल F ले लूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कैपिटल F लिया, इसको मैं रेसिप्रोकल कर लिया, तो मुझे मिलेगा F1 F2 बाई F1 प्लस F2। ये है फॉर्मूला। क्योंकि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्ट हम यूज करते हैं और ये फॉर्मूले में 1/में लिखा होता है। जब हम इसका आंसर लिखते हैं वो भी 1/में लिखते हैं, जबकि वो हमसे सिंपल फोकल लेंथ पूछता होता है। ओके, तो इसमें दूसरा केस बनाते हैं। अगर हमारे पास 2 लेंथ्स की बजाय अभी लेंथ्स हमारे नंबर ऑफ लेंथ्स n हो जाए, इफ़ वी हैव मैनी नंबर ऑफ लेंसेस, देन तब अब भी हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है? तब भी हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं और दूसरी बात भी यहाँ पे साथ ही बता के चलता हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या है कि मान लो हमारे पास 2 ही लाइन्स थे, ठीक है? लेट अस सपोज वी हैव 2 lenses have focal length, इसको ऐसे नहीं लिखते, have same focal length but डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट लेंथ से मतलब है कि एक हमारा कॉन्वेक्स है और एक हमारा कॉनकेव है। तब क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है एक की पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ और एक की नेगेटिव होती है, तो मेरे को मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/f1। और क्योंकि यहाँ पे तो f1 बराबर f2 है तो साइन माइनस के लगेंगे, तो मेरा एक ये हो गया, तो ये वही सेम चीज़ की डेट होगी। यहाँ पे f1 ही रखूँ मैं यहाँ पे, और मुझे दोनों कट जाएंगे आपस में, तो 1/f इक्वल टू जो मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। और जब मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे 1/0 मिलेगा। और 1/0 का मतलब है मेरा कि f इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और f की जो f इनफाइनाइट जिसका होता है वो कौन होता है? कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि जो जिसकी f इनफाइनाइट होती है वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है, एक प्लेन कांच होता है, ग्लास होता है, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पे साथ ही बताऊँ तो लेंस हमने जो मिले हैं, मान लो हमारे पास एक लेंस है, ये लेंस हमें मिला है, अभी हम क्या करेंगे, लेंस मिला हुआ है, ठीक है? ये हो गया मेरा लेंस। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मुझे लेंस मिला है मैंने इसको यहाँ पे डार्क कर दिया, तब इसकी जो इंटेंसिटी है
इन गलत हो गया, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस। ठीक है, और अगर मैं, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली किया, अगर मैं इसको वर्टिकली कट कर देता हूँ, या मैं इसको कट भी कर देता हूँ या डार्क कर देता हूँ, एक ही बात है। अगर मैं इसको वर्टिकली कट कर देता हूँ तब मेरी इंटेंसिटी रहेगी सेम। ठीक है, मेरी इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो ये ध्यान रखते हैं, इंटेंसिटी अगर वर्टिकल काट रहे हैं तब सेम रहती है, अगर हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, चलो उसके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं बोला जाए कि मुझे इसकी पावर निकालनी है, डबल कॉन्वेक्स लेंस जो हमने लगाए हैं इनके हम फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, पावर निकालना चाहते हैं, फोकल लेंथ तो हमने निकाल लिया, तो हम पावर निकालना चाहते हैं। तो पावर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब 1/f यूज करना पड़ेगा। तो पर यहाँ पे तो बहुत सारे लेंस लगे हुए हैं। अब क्या हो, अब ये होगा कि अगर मैं फॉर्मूले पे गौर दूँ कि पहले वाले को क्या बनाओ, P 1/f1 था उसको बनाओ P1, प्लस 1/f2 था उसको बनाओ P2, अगर थर्ड वाला था तो उसको बनाओ P3। अगर और भी आगे होंगे तो ये डॉट 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 प्लस ऐड होते चले जाएंगे, और उसके बाद में हम निकालते क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो हम पावर निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर। अगर हमें पावर निकालना है तो सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, M1 M2 M3। यहाँ पे जो है जितने भी मतलब मैग्नीफिकेशन है हर लेंस की, वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में जा रही है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होता जाएगा और ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेंस, दोनों लेंस के बीच में या तीन लेंस के बीच में क्या हो जाए, कुछ गैप हो जाए, कांटेक्ट में ना हो, थोड़े से कांटेक्ट से हट के हो, उनके बीच में मतलब कुछ डिस्टेंस हो। किस टाइप से, देखिए इसको x मान लो। ठीक है, बाकी फिर फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, तो फॉर्मूले में जो चेंज होगा वो ज़्यादा देखते हैं। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 1/f1 भी रहेगा, 1/f2 भी रहेगा, पर अब ये x जो है यहाँ आएगा और f1 इंटू f2, तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। और इससे हम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल आते रहते हैं, तो इसको भी ज़रा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म से हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि प्रिज्म हमने 10th क्लास में भी अच्छे से किया था। तो अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, अदरवाइज़ मैं उसको तो नहीं लूँगा, क्योंकि उसके बाद हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। और माइक्रोस्कोप देखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या काम करती है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, चलिए तो सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसका जो प्रिंसिपल है, हम चाहते हैं कि वर्चुअल इमेज बने और इरेक्ट बने, मतलब सेम साइड पे बने। तो वो एक पोजीशन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी जो इमेज होती है वो लार्ज हो जाती है। तो क्योंकि हम माइक्रोस्कोप है, इससे हम क्या देखना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ है वो थोड़ी बड़ी होकर हमें दिखे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम बड़ा देखना चाहते हैं, तो इससे हम यूज करते हैं। तो यूज इसके कहाँ कहाँ होते हैं वो भी मैं साथ साथ बता देता हूँ अभी। इट इज़ यूज बाई ज्वेलरी एंड विच मेक वॉच मेकर्स जो होते हैं,
उनके यहाँ पाए जाते हैं, और वो इनसे क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो वॉचेज़ हैं उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको देखने का काम यहाँ से किया जाता है। और जो स्टूडेंट होते हैं वो लाइब्रेरी में क्या करते हैं, जो रीडिंग नोट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, वो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको वो देखते हैं उससे। वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हम इसकी मैग्नीफिकेशन पावर को निकाल लेंगे और डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि दोनों डायग्राम भी आए थे और कभी कभी मैग्नीफिकेशन पावर भी पूछ लेता है। डायग्राम तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है, तो साथ ही हम फिर मैग्नीफिकेशन पावर भी देख लेंगे। और उसका जो बाकी पार्ट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैग्नीफाइंग पावर हम इसकी देखते हैं कि कोई मैग्नीफाइड पावर से मतलब है कि ऑब्जेक्ट को वो कितना बड़ा दिखा सकता है, मतलब इमेज हमारी कितनी बड़ी हो सकती है मैक्सिमम में। तो उसके लिए हम फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। चलो, इसके लिए हम कलर चेंज करते हैं। ओके, कलर यहाँ से हम लेते हैं, ये लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सिस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे अपना लेंस और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कहीं रख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर सॉरी। और यहाँ से एफ डिस्टेंस होगी, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यू मान लेंगे यहीं से। और क्योंकि इमेज भी सेम साइड बनती है इसमें, तो पहले इमेज को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से जाएगी और फिर वो फोकस से जाएगी, उसके बाद वो इसको बैक लेंगे और एक दूसरी रे निकलेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, इसको भी बैक लेंगे, तो कहीं ये यहाँ जाके बनेगी। अब ये हमारी हो जाएगी ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये ए डैश बी डैश। अभी यहाँ पे यहाँ से हम देख रहे होंगे, यहाँ से हम देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे हम बनाते हैं थोड़े से, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो जो एंगल होंगे आई की साइड सस्पेंडेड होंगे, हम उनको लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से सोचो कि एक पैरेलल लाइन यहाँ पे आई, यहाँ पे भी हमारा बी और यहाँ पे ए ही होगा, मतलब ये, हालांकि हम यहाँ पे पी पॉइंट लेंगे। अब इसकी जो ए डैश पी की हाइट है और वो ए और बी की हाइट है, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये रे ऐसे गई थी, बाकी बैक किया है हमने, तो बस ये वी है और इक्वल टू डी, इसमें डी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और अब डायग्राम आपने देख लिया, और हम बनाते हैं सस्पेंडेड एंगल। तो सस्पेंडेड एंगल बनाते हैं, ये जो एंगल बना ये है हमारा बीटा, और जो एंगल यहाँ बनेगा ये बनेगा अल्फ़ा, मतलब जो पी के साथ बनेगा सेंटर से सी से वो बनेगा अल्फ़ा, और जो सी से बी पर बनेगा वो बनेगा बीटा, ठीक है। अगर मैं इधर से देखूं तो यहाँ से भी एक एंगल बनता है, ये इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये बनता है अल्फ़ा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो मतलब तो बढ़ ही रहा है पहले ही, तो ये पूरा जो है वो ये हो गया अपना बीटा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ज़रा इस पर थोड़ी सी गौर देंगे। अभी इसको करते हैं, मतलब हमें एमपी निकालना है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर निकालना है,
एम पी मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फ़ा, ये हमें फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, डायग्राम को एक बार फिर से अच्छे से देख लें पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये डायग्राम नहीं मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, बीटा निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा अल्फ़ा और बीटा होगा, सिंपल ट्रेंगल लगाएंगे टेन थीटा साइन थीटा। तो जो अल्फ़ा होगा वो होगा ए डैश पी, क्योंकि जो अल्फ़ा है वो एंगल हमारा किसका है, इमेज का है। ठीक है, तो ए डैश पी अपॉन में सी ए डैश, उसके बाद क्या, बीटा भी निकाल दो, बीटा निकला ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश अपॉन में सी ए डैश। ओके, अब और क्या रह गया, और कुछ नहीं था। अल्फ़ा को हम और तरीक़ों से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए पी जो है ए बी भी तो है, ठीक है ना, और ये सी ए भी है, तो सेम लेंथ है ना, बिल्कुल सेम लेंथ है। अब फॉर्मूला जो हमारा है इक्वेशन, ये इसको 1 कह लो, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे मैंने एम पी में वैल्यू पुट करी तो मुझे मिलेगा ए डैश बी डैश अपन में सी ए डैश ए बी बाई सी ए डैश। अब देखा जाए तो ये जो नीचे है ना कटेगा, और जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ए डैश बी डैश बाई ए बी, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये तो फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, मतलब ये तो हमारा एम हुआ, सेम ना। ठीक है, एम पता लगा हमें इससे। तो अभी हम सिंपल पुराना जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। एम इक्वल टू होता है आई बाई ओ इक्वल टू होता है वी बाई यू। और शायद पता नहीं मैंने माइनस लगा दिया शायद पहले, वो माइनस नहीं है वहाँ, तो ये फॉर्मूले को याद रखना है। पता नहीं, मुझे ध्यान आ रहा है, आई डोंट नो कि मैंने माइनस लगाया है। अगर मैंने माइनस लगाया तो गलत था, तो वी बाई यू लेंगे हम। ठीक है, ये करेक्ट है, इसको यूज करना है। ओके, अभी हमने वी को क्या मान रखा है, डी। साइन कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, लेफ्ट साइड है, ठीक है, माइनस का, इसको मैं डी को थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, माइनस डी। ओके, यू तो हमेशा यू ही है, माइनस करेगा, तो इसमें मैं रखता हूँ, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, डी बाई यू। ठीक है, ठीक है, अभी हम लेंथ फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, सब वैल्यू को यूज़ करेंगे फिर बाद में, पहले हम लेंथ फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। लेंथ अगर फॉर्मूला मैंने यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ फॉर्मूला है u माइनस डी, क्योंकि मेरा जो माइनस है वो इस u के माइनस से कट जाएगा और v हमारा प्लस का है, तो मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला इसका इस्तेमाल किया है, तो ये मिलेगा। और मैं 1 किसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, इस डी को ना दूसरी साइड पे देता हूँ, 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। ठीक है, अगर मैं इसमें डी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो अगर मैं डी की मल्टीप्लाई करता हूँ तो डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ प्लस 1, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या,
हम देख रहे हैं कि जो डी बाई यू है, और अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है एम की, तो वो एम हो गया, और वो एम उसके लिए उससे पहले जो हमने एम पी निकाला था वो उसके इक्वल है। मीन्स एम पी इक्वल टू एम था और एम इक्वल टू डी बाई यू है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एम पी इक्वल टू वन को कैसे भी लिखो डी बाई एफ, ये हमारा हो गया एम पी, मतलब मैग्नीफाइंग पावर हो गई हमारे पास में आ गई। ये फॉर्मूला भी है जो कि याद रखना होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो भी हमने किया है वो डिस्टिंक्ट विजन के लिए किया था। किसके लिए क्या है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं, याद आ जाएगा। दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके लिए, नॉर्मल विजन के लिए। नॉर्मल विजन। ठीक है, तो जो नॉर्मल विजन है उसके लिए क्या होगा, अब पता ही है आप लोगों को। नॉर्मल विजन के लिए हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इमेज हमारी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही लाइन्स लगाएंगे, बस इमेज को यहाँ पे लगाया, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाता हूँ सी, ये यहाँ कहीं बनेगी, ओह ये तो मिलेगी नहीं। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये ऐसे पैरेलल जाती रहेंगी। ठीक है, और कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। इसको बढ़ाऊँ तो मैं बीटा, और इधर भी मेरा बीटा बनेगा, अल्फा मेरा नहीं बढ़ने वाला है। मतलब मेरा यू एफ के इक्वल टू में है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, अभी हम करने वाले हैं कि अप्लाई जो करेंगे साइन कन्वेंशन और लेंस इक्वेशन। तो मेरी जो लेंस इक्वेशन है 1/u माइनस प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये हमें पता है फॉर्मूला। तो क्योंकि मेरा v जो है इन्फिनिटी पे है, तो मतलब मुझे क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो मेरे को मिलेगा 1/u इक्वल टू 1/f, ये मुझे मिलने वाला है। और साइन कन्वेंशन में लगाया तो ये मेरा साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते ही और मैं v की वैल्यू रखते ही v की वैल्यू हमें मिलेगी क्या, क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। और अगर मैं इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दूँ तो d अपॉन में u 1 क्या d/f। और आपको पता है कि हमने अभी अभी निकाला था कि जो d/u है वो m होता है, और m क्या होता है, mp होता है। तो इसका मतलब mp मेरा निकल गया। तो mp के इक्वल टू में क्या मिला,
D/F। किसका फॉर्मूला हो गया? अगर हमारा नॉर्मल विज़न हो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, तो D/F फॉर्मूला हम यूज करके मैग्नीफिकेशन पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी की जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको पूरा करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।